आज हम बात करेंगे दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर नेताओं के बारे में। वो नेता जिन्हें अक्सर खतरनाक कहा जाता है। तो आखिर ऐसा क्या है उनकी नीतियों में, उनकी मिलिट्री पावर में या दुनिया पर उनके असर में जो उन्हें ये टैग दिलाता है? चलिए इसी को समझते हैं। लेकिन देखिए, सीधे सीधे नामों की लिस्ट पर जाने से पहले एक बहुत जरूरी सवाल है। आज की दुनिया में, मतलब 21वीं सदी में, किसी लीडर को वाकई खतरनाक बनाता क्या है? क्योंकि ये सिर्फ एक शब्द तो है नहीं, इसके पीछे बहुत कुछ छिपा है। अच्छा, तो इसको ऐसे समझते हैं, जब हम यहाँ खतरनाक कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के कैरेक्टर पे कोई मॉरल जजमेंट दे रहे हैं। नहीं, इसका मतलब है वो काबिलियत, वो पोटेंशियल जिससे कोई झगड़ा शुरू हो सके, दुनिया के जो नियम कायदे हैं वो टूटें या फिर बड़े लेवल पर नुकसान पहुंचाया जा सके। और देखिए, किसी को खतरनाक मानने का एक सबसे साफ, सबसे सीधा पैमाना है न्यूक्लियर वेपन्स पर उनका कंट्रोल। और बात सिर्फ ये नहीं है कि हथियार हैं, बात ये भी है कि इरादा क्या है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 5500 से भी ज्यादा। ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर जखीरा है। और जानते हैं क्या, इसका कंट्रोल सिर्फ एक इंसान के हाथ में है। और यहीं से हम आते हैं अपने पहले लीडर पर, रूस के व्लादिमीर पुतिन। देखिए, उनकी प्रोफाइल सिर्फ उनके न्यूक्लियर वेपन्स के साइज तक ही नहीं है। यूक्रेन पर हमला, बार बार न्यूक्लियर वॉर की धमकी देना, और तो और दूसरे देशों में अपने आलोचकों को निशाना बनाने के इल्जाम, ये सब मिलकर एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल तस्वीर पेश करते हैं। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, न्यूक्लियर खतरा बिना अलग अलग शक्ल में आता है। एक तरफ है पुतिन, जिनकी पावर एक स्थापित सिस्टम का हिस्सा है, और दूसरी तरफ है नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन, जिनकी ताकत पूरी तरह से आइसोलेशन और तानाशाही पर टिकी है। किम जोंग उन का केस तो बिल्कुल ही अलग है। उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम सुपर सीक्रेटिव है। वो अपने ही परिवार के लोगों, जैसे अपने चाचा तक को रास्ते से हटाने के लिए जाने जाते हैं, और करीब 2.5 करोड़ लोग उनके राज में बिल्कुल जीरो फ्रीडम के साथ रहते हैं। तो ये न्यूक्लियर एम्बिशन और देश के अंदर क्रूर कंट्रोल का एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है। अच्छा, आप जरा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि खतरा सिर्फ न्यूक्लियर वेपन से ही नहीं होता। खतरा तब भी पैदा होता है जब किसी के पास बहुत बड़ी आबादी पर कंट्रोल हो, वो अपनी मिलिट्री को लगातार बढ़ा रहा हो और अपने इलाके में अपना दबदबा कायम कर रहा हो। और ये बात हमें लाती है शी जिनपिंग की प्रोफाइल पर। सोचिए, 1.4 अरब लोगों पर लाइफ टाइम प्रेसिडेंट, इतिहास के सबसे बड़ी मिलिट्री बनाने का काम, और चीन को अमेरिका के टक्कर की ग्लोबल सुपर पावर बनाने का सपना। यहाँ जो खतरा है उसका स्केल ही एकदम अलग है। लेकिन जानते हैं, पावर हमेशा सीधे सीधे नहीं दिखाई जाती। ईरान के अली खमेनी का केस देखिए, 35 साल से सत्ता में है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उनके कंट्रोल में है, और वो मिडल ईस्ट में दूसरे मिलिटेंट ग्रुप्स को पैसा देकर अपना असर फैलाते हैं। ये पावर दिखाने का एक इनडायरेक्ट लेकिन उतना ही खतरनाक तरीका है। अब एक और एंगल देखते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा तब बनता है जब किसी देश के अंदर की क्रूरता, उसकी क्रूएलिटी, बॉर्डर के बाहर फैलने लगती है और पूरे इलाके में उथल पुथल मचा देती है। और इस कैटेगरी को समझाने के लिए सोर्स मटेरियल में दिए गए 2 शब्दों से बेहतर कुछ नहीं हो सकता, एक्सट्रीम वायलेंस, यानी अत्यधिक हिंसा। ये शब्द म्यांमार के मिन आंग हुलाइंग के शासन पर एकदम फिट बैठते हैं। 2021 में जो मिलिट्री तख्तापलट हुआ, उसके बाद से उनकी सरकार पर आम लोगों के खिलाफ भयानक हिंसा और रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ जाति सफाई तक के इल्जाम लगे हैं। और देश के अंदर की यही क्रूरता पूरे रीजन को अनस्टेबल बनाती है। कुछ ऐसा ही केस है अफगानिस्तान का। वहां तालिबान के प्रमुख हिबतुल्लाह अखुंज़ादा एक अलग तरह का रिस्क पेश करते हैं। उनका शासन खास तौर पर महिलाओं के अधिकारों को बुरी तरह से कुचलता है और उनके एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क से भी कनेक्शंस हैं। तो यहां खतरा आता है इंटरनेशनल जवाबदेही की कमी से और एक अनस्टेबल सरकार से। लेकिन एक मिनट, क्या खतरनाक शब्द का मतलब हमेशा हर किसी के लिए एक ही होता है? नहीं, कुछ मामलों में ये इस बात पे डिपेंड करता है कि देखने वाला कौन है और किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। ये कंपैरिजन इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। कुछ एनालिस्ट्स के लिए डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज जैसे आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट्स को कमजोर करना एक ग्लोबल रिस्क था। दूसरी तरफ निकोलस मदुरो का खतरा उनके ऑटोक्रेटिक रूल और इकोनॉमिक बर्बादी की वजह से ज्यादातर रीजनल है। तो पॉइंट यह है कि रिस्क का स्केल और उसका सोर्स दोनों अलग अलग हो सकते हैं। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि खतरनाक होने का कोई एक सीधा साधा फॉर्मूला नहीं है। ये एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसमें न्यूक्लियर पावर, आबादी पर कंट्रोल, देश के अंदर की क्रूरता और दुनिया के नियम बदलने की चाहत सब कुछ शामिल है।
और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे दुनिया में पावर का बैलेंस शिफ्ट हो रहा है, आने वाले कल में खतरनाक होने का मतलब क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन आने वाले वक्त में ग्लोबल पॉलिटिक्स की दिशा तय करेगा। नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं जिसका नाम तो सब जानते हैं, लेकिन असलियत बहुत कम। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की। जरा सोचिए, स्विट्जरलैंड में पढ़ने वाला एक लड़का, बास्केटबॉल का दीवाना, वो अचानक दुनिया के सबसे बंद, सबसे रहस्यमयी और न्यूक्लियर हथियारों से लैस देश का तानाशाह कैसे बन गया? है ना कमाल की बात? यही वो पहेली है जो उनकी कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है। तो चलिए आज हम इसी कहानी को परत दर परत खोलते हैं, देखते हैं कि आखिर कैसे किम जोंग उन ने एब्सोल्यूट पावर यानी पूरी की पूरी सत्ता अपने हाथों में सिक्योर की। कहानी की शुरुआत ही काफी हैरानी भरी है, क्योंकि सच तो ये है कि किम जोंग उन को कभी उत्तराधिकारी के तौर पर देखा ही नहीं गया था। वो एक, कह सकते हैं, अनलाइकली सक्सेसर थे। ये बात बहुत लोगों को पता नहीं है, लेकिन उनका ज्यादातर बचपन यूरोप में एकदम सीक्रेटली बीता। वो स्विट्जरलैंड में एक नकली नाम से स्कूल जाते थे, बास्केटबॉल के इतने बड़े फैन थे और वेस्टर्न लाइफस्टाइल को काफी करीब से देखा। मतलब जो भविष्य उनका इंतजार कर रहा था, उससे बिल्कुल ही अलग माहौल में वो पले बढ़े। तो फिर वो सत्ता तक पहुंचे कैसे? देखिए, 2000 के आखिर में उनके पिता किम जोंग इल ने उन्हें चुपचाप, बिल्कुल गुपचुप तरीके से अपना वारिस बनाना शुरू किया। फिर 2010 में उन्हें पब्लिक के सामने लाया गया, नॉर्थ कोरिया और दुनिया के सामने। और बस 1 साल बाद 2011 में पिता की मौत के बाद वो बन गए सुप्रीम लीडर। सब कुछ बहुत ही तेजी से हुआ। अब देखिए, कुर्सी पर बैठते ही उनका पहला और सबसे जरूरी काम था अपनी पकड़ को मजबूत करना, मतलब एकदम लोहे की तरह। और यहीं से उनकी हुकूमत का वो दौर शुरू होता है जिसे शायद सबसे बेरहम कहा जा सकता है। अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, उसे एकदम चट्टान की तरह मजबूत करने के लिए, सबसे पहले उन्हें अपने रास्ते के हर कांटे को हटाना था, हर एक प्रतिद्वंद्वी को। क्योंकि देखिए, नॉर्थ कोरिया की पॉलिटिक्स में लॉयल्टी ही सब कुछ है। वहां खतरे की जरा सी भी गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती। और उनका सबसे पहला और सबसे बड़ा निशाना कौन बना? उनके अपने सगे चाचा जांग सोंग थाइक। वो उस वक्त देश के नंबर 2 पावरफुल आदमी थे। सोचिए, 2013 में उन पर देशद्रोह का इल्जाम लगाकर सरेआम मौत की सजा दे दी गई। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, किम जोंग उन को चैलेंज करने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। इसके बाद नंबर आया उनके सौतेले भाई किम जोंग नाम का। 2017 में मलेशिया के एक एयरपोर्ट पर बड़ी ही रहस्यमयी तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। शक की सुई सीधे नॉर्थ कोरियाई एजेंट्स पर गई और बस इस एक घटना ने उनकी सत्ता पर आखिरी मुहर लगा दी। अब उन्हें कोई चैलेंज करने वाला नहीं था। तो घर के अंदर अपनी गद्दी पक्की करने के बाद किम जोंग उन ने अपना सारा ध्यान उस चीज पर लगाया जो उनकी इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का बनने वाला था, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब ये जो स्ट्रैटेजी है, इसका एक कोर आइडिया है जिसे न्यूक्लियर डेटरेंस कहते हैं। सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि आप इतने खतरनाक न्यूक्लियर हथियार बना लो कि दुश्मन आप पर हमला करने से पहले 100 बार सोचे। यही डर, यही धमकी उनकी पूरी मिलिट्री और फॉरेन पॉलिसी का सेंटर पॉइंट है। किम का मकसद बिल्कुल साफ था, नॉर्थ कोरिया को इतना ताकतवर और इतना खतरनाक बना दो कि कोई भी देश उस पर हमला करने का सोचे भी नहीं। उनके लिए ये न्यूक्लियर वेपन सिर्फ हथियार नहीं है, ये उनके राज की, उनकी सत्ता की सर्वाइवल गारंटी हैं। और उन्होंने ये करके दिखाया। उनके राज में नॉर्थ कोरिया ने एक के बाद एक कई न्यूक्लियर टेस्ट किए। हवासोंग 15 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई, मतलब ऐसी मिसाइलें जो अमेरिका तक पहुंच सकती हैं। और आखिर में उन्होंने ऑफिशियली ऐलान कर दिया कि नॉर्थ कोरिया अब एक न्यूक्लियर स्टेट है। लेकिन ठीक जब दुनिया मान चुकी थी कि नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से अलग थलग हो चुका है, कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। किम जोंग उन ने अचानक पूरी दुनिया को हैरान करते हुए डिप्लोमेसी का दरवाजा खोल दिया। याद है 2018 और 2019 का वो दौर? उन्होंने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से 2 बार मुलाकात की। ये इतिहास में पहली बार था कि नॉर्थ कोरिया का कोई लीडर किसी मौजूदा अमेरिकी प्रेसिडेंट से मिला हो। इतना ही नहीं, साउथ कोरिया और चीन के लीडर्स से भी मुलाकातें हुईं। तो इन सब मुलाकातों का नतीजा क्या निकला? अफसोस,
कुछ खास नहीं। न्यूक्लियर हथियारों को खत्म करने पर कोई डील नहीं हो पाई। हनोई में जो बातचीत हुई वो फेल हो गई और नतीजा ये हुआ कि नॉर्थ कोरिया ने फिर से मिसाइल टेस्टिंग शुरू कर दी। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर किम जोंग उन का एंड गेम क्या है, वो चाहते क्या है और किम डायनेस्टी में उनकी जगह, उनकी विरासत क्या होगी। इसे समझने के लिए किम डायनेस्टी को देखना होगा। देखिए, उनके दादाजी किम इल सुंग वो फाउंडर थे। उन्होंने एक जबरदस्त पर्सनालिटी कल्ट बनाया। फिर आए उनके पिता किम जोंग इल, जिनकी पॉलिसी थी मिलिट्री फर्स्ट, और अब है किम जोंग उन, जिन्होंने इन दोनों का एक मिक्सचर तैयार किया है। एक तरफ न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा और दूसरी तरफ जब मन करे तो डिप्लोमेसी। तो इतिहास उन्हें किस नज़र से देखेगा, इस पर बहस चलती है। एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि वो एक स्टेबलाइजर थे, मतलब एक ऐसा लीडर जिसने न्यूक्लियर वॉर का डर दिखाकर असल में एक बड़ी जंग को रोक दिया। वहीं दूसरी तरफ लोग उन्हें एक डिस्टेबलाइजर मानते हैं, एक ऐसी ताकत जिसने अपने हथियारों से पूरी दुनिया की सिक्योरिटी को दांव पर लगा दिया। एक बात तो साफ है, उनका सबसे बड़ा और शायद इकलौता मकसद है अपने शासन को, अपनी सत्ता को बचाए रखना, रिजीम सर्वाइवल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसकी कीमत क्या है और ये कीमत कौन चुका रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा। पिछले 20 सालों से भी ज्यादा से एक ही शख्स रूस की कहानी लिख रहा है और दुनिया की राजनीति पर अपना असर डाल रहा है। वो हैं व्लादिमीर पुतिन। लेकिन केजीबी का एक पूर्व एजेंट दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक बना कैसे? आज हम इसी पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर पुतिन को समझना है तो बस इस एक लाइन को पकड़ लीजिए। यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, ये उनके सोचने का, दुनिया को देखने का पूरा नजरिया है। उनके लिए सोवियत संघ का टूटना एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, एक राष्ट्रीय अपमान था, और यही सोच, यही भावना उनके लगभग हर फैसले के पीछे की वजह बनती है। लेकिन सत्ता में आने से पहले पुतिन थे कौन, उनकी सोच कैसे बनी, ये समझने के लिए कि वो आज जो नेता हैं वो क्यों हैं, हमें उनके शुरुआती दिनों में झांकना होगा। देखिए, सत्ता तक उनका सफर हैरान करने वाला था, बहुत ही तेज। 1 दशक से भी कम समय में वो गुमनामी से निकलकर रूस के सबसे ऊंचे पद पर पहुंच गए, और उन्हें विरासत में मिला एक ऐसा देश जो राजनीतिक और आर्थिक तौर पर कह सकते हैं कि टूटने की कगार पर था। तो राष्ट्रपति बनते ही पुतिन का पहला मिशन एकदम साफ था। 90 के दशक की जो उथल-पुथल थी उसे खत्म करना और देश में एक व्यवस्था कायम करना। वो ये मानते थे कि रूस को बिखरने से बचाने के लिए एक मजबूत हाथ की, एक सेंट्रलाइज पावर की जरूरत है। तो उन्होंने एक एक करके सत्ता की हर चाबी अपने हाथ में ली। सबसे पहले उन्होंने क्षेत्रीय नेताओं की ताकत कम की, फिर उन शक्तिशाली ओलिगार्क्स पर लगाम कसी जो पूरी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर रहे थे, और आखिर में ये पक्का किया कि देश का बड़ा मीडिया क्रेमलिन की ही बात करे। ये सब देश में स्थिरता लाने के लिए सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। और देखिए, उनकी इस रणनीति को एक जबरदस्त बूस्ट मिला बढ़ती हुई एनर्जी की कीमतों से। तेल और गैस के दाम आसमान छू रहे थे, जिससे रूसी अर्थव्यवस्था में खूब पैसा आया और लोगों का जीवन स्तर भी बेहतर हुआ। इस आर्थिक उछाल ने उनकी शुरुआती लोकप्रियता को और मजबूत कर दिया। अब जब देश के अंदर कंट्रोल मजबूत हो गया तो पुतिन ने अपना ध्यान बाहर की तरफ लगाया। उनका लक्ष्य था रूस की ताकत को फिर से दुनिया के मंच पर स्थापित करना, और यहीं से पश्चिम के साथ टकराव के एक नए दौर की शुरुआत हुई। साल 2014 में क्रीमिया का रूस में विलय, ये वो पल था जहां से रिश्ते पूरी तरह बदल गए। यहां 2 अलग अलग कहानियां थीं। पुतिन के नजरिए से देखें तो ये एक ऐतिहासिक गलती को सुधारना और रूसी गौरव को वापस पाने जैसा था। वहीं पश्चिम के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय कानून की सीधी सीधी अवहेलना थी और वर्ल्ड ऑर्डर पर एक हमला था। दशकों से जो नीतियां बन रही थीं और जो टकराव बढ़ रहा था, उसका नतीजा 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के रूप में सामने आया। ये पुतिन के शासन का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे विवादित कदम है। पुतिन ने इस जंग को सही ठहराने के लिए नेटो के विस्तार का हवाला दिया, लेकिन इसका असर वो तो पूरी दुनिया पर पड़ा। रूस पर ऐसे प्रतिबंध लगे जैसे पहले कभी नहीं लगे थे। यूरोप एक बड़े एनर्जी संकट में फंस गया और पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल गई। तो जब पश्चिम ने दरवाजे बंद किए तो रूस ने अपनी पूरी दिशा ही बदल दी।
पश्चिम से मुंह मोड़कर उसने पूरब की ओर देखा, मतलब चीन और भारत जैसी ताकतों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने शुरू कर दिए। ये एक नई दुनिया में खुद को ढालने का एक तरीका था। तो फिर पुतिन के इस पूरे दौर को हम आखिर कैसे देखें? उनकी स्थायी विरासत क्या होगी? इसे समझने के लिए हमें उनके शासन के अलग अलग दौर और उनके बारे में जो बिल्कुल अलग अलग राय हैं, उन दोनों को देखना होगा। पुतिन के शासन को हम कुछ अलग अलग हिस्सों में बांट कर देख सकते हैं। शुरुआत हुई आर्थिक सुधार और सत्ता के केंद्रीकरण से, फिर आया क्रीमिया और प्रतिबंधों का दौर, और अब हम एक सीधे सीधे भू राजनीतिक टकराव के दौर में हैं। हर एक दौर ने अगले दौर की जमीन तैयार की। पुतिन की विरासत को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनाई जाती हैं। उनके समर्थकों के लिए वो नेता हैं जिसने रूस को घुटनों से उठाकर फिर से खड़ा किया। वहीं उनके आलोचकों के लिए वो एक ऐसे शासक हैं जिन्होंने आज़ादी को कुचला और दुनिया को एक ज्यादा खतरनाक जगह बना दिया। ये दो नजरिए हैं जो कभी नहीं मिलते। और अंत में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, इतिहास व्लादिमीर पुतिन को कैसे याद रखेगा? क्या उन्हें रूस की संप्रभुता के रक्षक के तौर पर देखा जाएगा, या एक ऐसी ताकत के रूप में जिसने बनी बनाई विश्व व्यवस्था को चुनौती दी? इसका जवाब शायद आने वाले कई दशकों तक लिखा जाता रहेगा। चीन के नेता शी जिनपिंग, ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान। पर ऐसा क्यों है? माओ के बाद उन्हें सबसे शक्तिशाली क्यों माना जाता है? चलिए आज उनकी पूरी कहानी को समझते हैं और देखते हैं कि उन्होंने चीन को इस मुकाम तक पहुंचाया कैसे। हाँ, बिल्कुल सही सुना। 21वीं सदी के सबसे प्रभावशाली चीनी नेता। सोचिए, 2012 में जब वो सत्ता में आए, तब से लेकर आज तक उन्होंने माओ त्से-तुंग के बाद किसी भी लीडर से कहीं ज्यादा पावर अपने हाथों में जमा कर ली है। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए इसी को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उनके सत्ता तक के सफर से। ये कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक शख्स जो गांव के खेतों से निकलकर सीधा कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप पर पहुंच गया। अच्छा, तो उनकी जिंदगी के कुछ बड़े मोड़ देखते हैं। देखिए, 1953 में उनका जन्म एक प्रिंसलिंग के तौर पर हुआ, मतलब एक बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता के बेटे थे। सब कुछ बढ़िया था, लेकिन फिर आई सांस्कृतिक क्रांति और सब कुछ उलट-पुलट हो गया। 1969 में जब उनके पिता को पार्टी से निकाला गया, तो शी जिनपिंग को गांव में मजदूरी करने के लिए भेज दिया गया। सोचिए, कहाँ एक नेता का बेटा और कहाँ गांव में मेहनत। कई बार रिजेक्ट होने के बाद फाइनली 1974 में वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो पाए, और फिर 2012 आते आते वो पार्टी के सबसे ऊंचे पद पर थे। कहते हैं कि इन्हीं शुरुआती मुश्किलों ने उन्हें सिखाया कि पार्टी का कंट्रोल कितना जरूरी है। देखिए, वो सीधे टॉप पर नहीं पहुंचे। उन्होंने बहुत सधे हुए कदमों से एक एक सीढ़ी चढ़ी। पहले प्रांतीय स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत की। जैसे फुजियान प्रांत में गवर्नर रहते हुए उन्होंने करप्शन पर जोरदार हमला बोला। फिर झेजियांग में पार्टी सेक्रेटरी बनकर आर्थिक विकास का एक सफल मॉडल पेश किया। शंघाई में भी उनकी भूमिका काफी हाई प्रोफाइल रही। और इन सब के बाद 2007 में उन्हें चीन की सबसे पावरफुल बॉडी यानी पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में जगह मिल गई। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, पकड़ को मजबूत करना। मतलब सत्ता में आने के बाद शी जिनपिंग ने देश के अंदर अपनी ताकत को, कह सकते हैं, बिल्कुल लोहे जैसे मजबूत कैसे किया। उनका सबसे बड़ा हथियार था एंटी करप्शन कैंपेन, मतलब चीन के इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान। अब इसके दो पहलू हैं। जो लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि यह बहुत जरूरी था। पार्टी में जो भ्रष्ट अधिकारी थे, जिन्हें टाइगर्स एंड फ्लाइज कहा गया, उन्हें हटाने और अनुशासन लाने के लिए। लेकिन जो उनकी आलोचना करते हैं, उनका मानना है कि यह असल में एक पॉलिटिकल टूल था, अपने विरोधियों को खत्म करने और अपनी पर्सनल पावर को बढ़ाने का एक तरीका। तो देखिए, एक ही अभियान और दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए। सिर्फ एक्शन ही नहीं, विचारधारा भी। उनकी पावर का एक और सीक्रेट है शी जिनपिंग थॉट। ये उनकी अपनी ऑफिशियल आइडियोलॉजी है, और कमाल की बात यह है कि इसे चीन के संविधान में भी शामिल कर लिया गया है। इससे उनका कद लगभग माओ त्से-तुंग के बराबर हो गया है। और ये विचारधारा कहती क्या है? सिंपल, पार्टी सबसे ऊपर है और चीन को फिर से उसका खोया हुआ गौरव हासिल करना है। तो ये पावर उन्होंने जमा कैसे की? इसके लिए उन्होंने कुछ बड़े कदम उठाए। 2018 में उन्होंने राष्ट्रपति पद पर जो 2 टर्म की लिमिट थी, उसे ही खत्म कर दिया। इसका मतलब वो जब तक चाहें प्रेसिडेंट रह सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट और मीडिया पर कंट्रोल एकदम सख्त कर दिया गया। सरकार की डिजिटल निगरानी का नेटवर्क फैलाया गया, और जो भी आवाजें उनसे असहमत थीं, उनके लिए जगह लगभग खत्म कर दी गई।
ठीक है, तो देश के अंदर तो उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अब बात करते हैं दुनिया की। शी जिनपिंग के आने के बाद चीन की ग्लोबल एम्बिशन यानी दुनिया को लेकर उसकी सोच कैसे बदली है, चलिए इस पर नजर डालते हैं। इसका सबसे बड़ा और सबसे मशहूर उदाहरण है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या BRI। आसान भाषा में कहें तो ये चीन का एक बहुत बड़ा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। चीन एशिया, अफ्रीका और यूरोप में सड़कें, बंदरगाह, रेलवे लाइनें बना रहा है। जाहिर है इससे दुनिया में उसका दबदबा बढ़ रहा है, लेकिन इसकी आलोचना भी खूब होती है। कई लोग मानते हैं कि ये छोटे और विकासशील देशों को कर्ज के जाल में फंसाने की एक तरकीब है और इसका असली मकसद सिर्फ चीन के अपने हितों को पूरा करना है। और बात सिर्फ इकोनॉमी की नहीं है, सैन्य मोर्चे पर भी शी जिनपिंग बहुत एग्रेसिव रहे हैं। उन्होंने चीन की सेना यानी PLA को मॉडर्नाइज करने पर बहुत जोर दिया है, चीन की नेवी की ताकत को बहुत बढ़ाया है, ताइवान पर लगातार राजनीतिक और मिलिट्री प्रेशर बनाया जा रहा है। और इन सब का एक ही बड़ा मकसद है, चीन को अमेरिका के सामने एक बराबर की ग्लोबल पावर के तौर पर खड़ा करना। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, उनकी विरासत। इन सब के बाद इतिहास शी जिनपिंग के दौर को कैसे देखेगा? ये एक बहुत ही विवादित सवाल है। चलिए दोनों पक्षों को देखते हैं। एक तरफ हैं उनके समर्थक जो कहते हैं कि शी ने पार्टी में अनुशासन बहाल किया, चीन को दुनिया में एक सुपर पावर बनाया, बहुत से लोगों को गरीबी से बाहर निकाला और देश में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया। वहीं दूसरी तरफ हैं उनके आलोचक। वो कहते हैं कि इस सब की कीमत राजनीतिक आज़ादी से चुकाई गई है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ी है, असहमति की हर आवाज़ को दबा दिया गया है और सारी पावर एक ही इंसान के हाथ में आ गई है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या उन्हें एक ऐसे लीडर के तौर पर देखा जाएगा जिसने चीन का राष्ट्रीय पुनरुद्धार किया, या फिर एक ऐसे शासक के तौर पर जिसने सारी ताकत अपने हाथ में केंद्रित कर ली? शायद इसका सही जवाब तो वक्त ही देगा, और ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आने वाले समय में चीन दुनिया की चुनौतियों का सामना कैसे करता है। ईरान की जब भी बात होती है, एक नाम हमेशा सामने आता है और वो है वहां के सुप्रीम लीडर का, एक ऐसा शख्स जिसका फैसला ही आखिरी होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं अली खामेनेई की, जो दशकों से ईरान के सबसे ताकतवर इंसान हैं। देखिए, ईरान की पूरी पॉलिटिक्स को अगर एक लाइन में समझना हो तो वो ये है कि वहां एक इंसान है जिसकी बात ही अंतिम है, उसका कहा ही कानून है। तो ये सुप्रीम लीडर आखिर है कौन और इनकी ताकत का दायरा कितना बड़ा है? चलिए इसे ही समझते हैं। इनका ऑफिशियल टाइटल है रहबर, जिसका मतलब होता है सुप्रीम लीडर। पर यह सिर्फ एक पद का नाम नहीं है, ये ईरान में सबसे बड़ी मतलब फाइनल अथॉरिटी का सिंबल है। और जब मैं कह रहा हूं फाइनल अथॉरिटी, तो इसका मतलब सच में फाइनल है। जरा सोचिए, देश की पूरी मिलिट्री, जुडिशरी, सरकारी मीडिया, यहां तक कि देश की इकोनॉमी के बड़े बड़े हिस्से, सब कुछ सीधे सुप्रीम लीडर के कंट्रोल में आता है। अब सवाल ये उठता है कि कोई इतनी पावरफुल पोजीशन तक पहुंचता कैसे है? अली खामेनेई के लिए यह सफर एक एक्टिविस्ट से शुरू होकर ईरान के सबसे ताकतवर शख्स बनने तक का था, और यह कहानी काफी दिलचस्प है। तो कहानी शुरू होती है 1939 में मशहद शहर से, जहां खामेनेई का जन्म हुआ। अपनी जवानी में वो शाह के शासन के खिलाफ एक मुखर एक्टिविस्ट बन गए। फिर आया 1969 का इस्लामिक रेवोल्यूशन, जिसमें उन्होंने एक अहम रोल निभाया। इसके बाद वो ईरान के प्रेसिडेंट भी बने। लेकिन असली मोड़ आया 1989 में। यही वो साल था जब उन्हें ईरान का दूसरा सुप्रीम लीडर चुना गया। लेकिन यहाँ एक कैच है, उनका सुप्रीम लीडर बनना बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। मतलब उस वक्त उनसे भी कहीं ज्यादा सीनियर धार्मिक नेता मौजूद थे, तो जब उनका नाम सामने आया तो सब चौंक गए। और शायद यही वजह थी कि सत्ता में आने के बाद उन्हें अपनी अथॉरिटी साबित करने के लिए और भी सख्ती दिखानी पड़ी। तो ठीक है, वो सत्ता में तो आ गए, पर दशकों तक इस पर अपनी पकड़ बनाए रखना ये कैसे मुमकिन हुआ? उन्होंने ऐसे कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जिससे उनका कंट्रोल इतना मजबूत हो गया? उन्होंने अपनी पावर को कुछ खास पिलर्स पर खड़ा किया। इसमें सबसे अहम है IRGC, यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ये एक बहुत ही पावरफुल मिलिट्री फोर्स है जो सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है। इसके अलावा गार्जियन काउंसिल और जुडिशरी जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये पक्का करते हैं कि सिस्टम में कोई भी उनकी अथॉरिटी को चैलेंज ना कर पाए। इस गार्डियन काउंसिल को आप एक तरह का गेट कीपर समझ सकते हैं। ये एक सुपर पावरफुल बॉडी है जो तय करती है कि कौन इलेक्शन लड़ेगा, कौन नहीं, कौन सा कानून पास होगा, कौन सा नहीं। आसान भाषा में कहें तो ये काउंसिल इस बात का फिल्टर है कि देश में सब कुछ सुपर लीडर की सोच के हिसाब से ही चले। और उनके पूरे रूल का जो कोर आइडिया है वो यही है, धर्म और राजनीति का मेल।
उन्होंने सिस्टम को ऐसा बनाया है कि हर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में धर्मगुरुओं का दखल हो। इससे होता यह है कि उनकी खुद की पावर और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो ये तो हुई देश के अंदर की बात। अब जरा ईरान से बाहर निकलकर देखते हैं कि खामेनेई के ईरान की दुनिया को लेकर क्या सोच है, क्या फॉरेन पॉलिसी है। सवाल यह है कि खामेनेई की लीडरशिप में ईरान की ग्लोबल स्ट्रैटेजी को क्या चीज ड्राइव करती है। मोटे तौर पे इनकी फॉरेन पॉलिसी 3 पिलर्स पे टिकी है। पहला, वेस्टर्न देशों, खासतौर पर अमेरिका का विरोध। दूसरा, मिडिल ईस्ट में अपने सहयोगियों जैसे हिजबुल्लाह या सीरिया और इराक में मौजूद मिलिशिया ग्रुप्स को सपोर्ट करना। और तीसरा, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को किसी भी हाल में आगे बढ़ाते रहना। इतने लंबे शासन के बाद हर लीडर की एक लेगेसी होती है, और खामेनेई की लेगेसी काफ़ी कॉम्प्लेक्स और कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल है। तो इसके दोनों पहलुओं पर एक नज़र डालते हैं। खामेनेई के इतने लंबे दौर में ईरान में कई बार बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए हैं। 2009 का ग्रीन मूवमेंट हो या 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद भड़की चिंगारी, लेकिन हर बार इन आवाज़ों को बहुत सख्ती से दबा दिया गया। तो खामेनेई की विरासत क्या है? देखिए, 2 एकदम अलग अलग तस्वीरें हैं। उनके आलोचक उन्हें एक ऐसे शासक के तौर पर देखते हैं जिसने विरोध की हर आवाज़ को कुचल दिया और देश की इकोनॉमी को ठीक से मैनेज नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ उनके सपोर्टर्स उन्हें एक ऐसे हीरो की तरह देखते हैं जिसने देश की संप्रभुता को बचाया और बाहरी दबाव के आगे कभी घुटने नहीं टेके। और आज के दौर में खामेनेई कई बड़े चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। देश के अंदर लगातार अशांति है, बाहर अमेरिका और इजराइल के साथ टेंशन पीक पर है, और इन सब के बीच एक सबसे बड़ा सवाल मंडरा रहा है कि उनकी बढ़ती उम्र को देखते हुए उनके बाद ईरान का सुप्रीम लीडर कौन होगा। और ये सवाल इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि हम बात कर रहे हैं लगभग 4 दशकों के शासन की। सोचिए, लगभग 40 साल। इतने लंबे वक्त में खामेनेई ने ईरान की पूरी शक्ल ही बदल दी है। तो अगर उनकी विरासत को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, उन्होंने ईरान को एक ऐसे सिस्टम में बदल दिया है जहां असली पावर जनता के चुने हुए नुमाइंदों के पास नहीं, बल्कि धर्मगुरुओं और सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों में है। और यही वो सवाल है जिसके साथ हम आज की इस चर्चा को खत्म करते हैं कि ईरान के सबसे लंबे समय तक राज करने वाले इस लीडर के बाद क्या होगा, उनका जानशीन, उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इस एक सवाल का जवाब सिर्फ ईरान का नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट का आने वाला कल तय करेगा। जरा सोचिए, एक ऐसा लीडर जो 4 करोड़ लोगों के एक देश पर हुकूमत करता है, पर उसे शायद ही किसी ने देखा हो। जी हाँ, आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठा रहे हैं जो अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर के चारों ओर बुना हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये दुनिया का सबसे ज्यादा एकांत में रहने वाला सबसे रहस्यमयी शासक है कौन? और यही सवाल हमें एक ऐसी कहानी की तरफ ले जाता है जिसमें सत्ता है, धर्म है और ढेर सारा रहस्य है। ये अपने आप में एक बहुत ही अजीब बात है ना? एक तरफ तो असीमित शक्ति और दूसरी तरफ दुनिया की नज़रों से पूरी तरह गायब रहकर हुकूमत करना। और सच कहूं तो यही विरोधाभास उन्हें इतना ज़्यादा दिलचस्प बना देता है। तो ठीक है, चलिए इस रहस्य की परतें एक एक करके खोलते हैं। शुरुआत करते हैं ये समझने से कि आज उनकी भूमिका क्या है और वो इतना छिपे हुए क्यों रहते हैं। नाम है हिबतुल्लाह अखुंदजादा, तालिबान के सुप्रीम लीडर, जिन्हें अमीर भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, वो राजधानी काबुल से राज नहीं करते। नहीं, उनका जो पावर सेंटर है वो है कंधार, जिसे तालिबान का आध्यात्मिक गढ़ माना जाता है। मतलब काबुल में जो सरकार बैठी है ना, वो तो बस उनके आदेशों को मान रही है, जो सैकड़ों मील दूर से आ रहे हैं। पर अखुंदजादा हमेशा से कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं थे। उनकी ताकत का सोर्स कोई जंग का मैदान नहीं, बल्कि धार्मिक कानूनों की उनकी गहरी समझ है। चलिए जरा उनके अतीत में झांक कर देखते हैं। उनका रास्ता बंदूकों और जंग के मैदानों से होकर नहीं, बल्कि किताबों और कानून की गलियों से गुजरा। उनकी जो पहचान बनी वो इस्लामी कानून को समझाने और धार्मिक हुक्म यानी फतवे जारी करने से बनी। वो तालिबान के जज थे, जनरल नहीं। तो फिर सवाल वही है, एक ऐसा शख्स जिसका काम धार्मिक किताबों को समझना और समझाना था, वो आखिर दुनिया के सबसे खतरनाक विद्रोही गुटों में से एक का लीडर कैसे बन गया? इसका जवाब छिपा है एक बहुत बड़े संकट में, एक ऐसा वक्त जब तालिबान खुद ही बिखरने की कगार पर था। कह सकते हैं कि उनको चुनना उस पूरे आंदोलन को बचाने की एक आखिरी कोशिश थी।
हुआ ये कि 2016 में एक अमेरिकी ड्रोन हमले में तालिबान का तत्कालीन लीडर मारा गया। इससे अचानक एक पावर वैक्यूम बन गया और पूरा आंदोलन अलग अलग गुटों में टूटने लगा। बस यहीं पर अखुंज़ादा की एंट्री होती है। उन्हें एक ऐसे उम्मीदवार के तौर पर चुना गया जिस पर कोई गुट ऐतराज न कर सके, और उन्होंने आते ही एक बहुत ही स्मार्ट मूव चला। उन्होंने आंदोलन के दो सबसे ताकतवर लोगों सिराजुद्दीन हक्कानी और तालिबान के संस्थापक के बेटे मुल्ला याकूब को अपना डिप्यूटी बना लिया। ये एक ऐसा पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था जिसने बिखरते हुए तालिबान को फिर से जोड़ दिया। ये टाइमलाइन देखिए, सब कुछ साफ हो जाता है। 90 के दशक में एक जज के तौर पर शुरू किया। जब तालिबान पावर से बाहर हुआ तो वो उनके चीफ जस्टिस बन गए, पर्दे के पीछे से काम करते रहे, और फिर 2021 में वो सिर्फ तालिबान के लीडर नहीं बल्कि पूरे अफगानिस्तान के अमीर यानी शासक बन गए। वाकई पर्दे के पीछे से सीधे सत्ता के शिखर तक का एक जबरदस्त सफर। तो अब आते हैं उनके राज करने के तरीके पर। 2021 में सत्ता में आने के बाद से अखुंदज़ादा ने कोई भाषण या पब्लिक अपीयरेंस नहीं दी है। वो सिर्फ फरमानों के जरिए हुकूमत करते हैं। इसको ऐसे समझिए कि काबुल में जो सरकार है वो तो बस एक चेहरा है, असली पावर सेंटर तो कंधार में है। हर बड़ा फैसला, चाहे वो लड़कियों के स्कूल जाने का हो या किसी दूसरे देश से बात करने का, सब कुछ अखुंदज़ादा की टेबल से ही पास होता है। वो ही फाइनल अथॉरिटी है। और उनके फरमानों का असर उसने अफगान समाज को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। लड़कियों के लिए यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद कर दिए गए, ज्यादातर नौकरियों में महिलाओं पर रोक लगा दी गई, और 90 के दशक वाली सख्त सजाएं जो सरेआम दी जाती थीं वो वापस आ गई हैं। ये सब उनकी सोच का सीधा सीधा नतीजा है जो ज़मीनी हकीकत बन चुका है। अखुंदज़ादा के इस सख्त शासन का असर सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महसूस किया गया है। चलिए देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकला। ये नंबर ये अपने आप में पूरी कहानी बयां करता है। 0। दुनिया का एक भी बड़ा देश तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं देता, मतलब डिप्लोमेटिक तौर पर पूरी तरह से अलग थलग। और इस अकेलेपन का मतलब है लोगों के लिए असल मुश्किलें। अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है, अरबों डॉलर के विदेशी एसेट्स फ्रीज हैं और लाखों अफगानी आज भी जिंदा रहने के लिए बाहरी मदद पर निर्भर हैं। ये है उस अकेलेपन की मानवीय कीमत। तो अब हम आते हैं अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर, जहां हम उनके लीडरशिप के पीछे की सोच को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी सोच जो अपनी विचारधारा को दुनिया की मंजूरी से कहीं ऊपर रखती है। तो उनके शासन को कैसे देखा जाए? देखिए, 2 पहलू हैं। जो उनके समर्थक हैं वो कहेंगे कि सालों की लड़ाई और अफरा तफरी के बाद देश में सुरक्षा तो आई है, अब बड़े बड़े बम धमाके नहीं होते। लेकिन जो उनके आलोचक हैं वो कहते हैं कि सुरक्षा की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। महिलाओं के अधिकार चले गए, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई और देश पूरी दुनिया से कट गया। और यही बात हमें उनकी सोच के केंद्र में ले आती है। उनके लिए जो चीज़ सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है धार्मिक वैधता, दुनिया की मान्यता नहीं। अगर दुनिया उनकी सरकार को नहीं मानती तो ना माने, जब तक उनका शासन उनके धार्मिक विश्वासों के हिसाब से चल रहा है बस वही काफी है। और यही सोच उनके हर फैसले के पीछे है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा देश जिसका पूरा जोर बाहरी दुनिया से जुड़ने के बजाय अपनी विचारधारा को शुद्ध बनाए रखने पर हो, उस देश का भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद वक्त ही देगा। कैसे एक शख्स, सिर्फ एक शख्स, एक पूरे देश की कहानी को बदल सकता है? म्यांमार के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं रहता, ये एक हकीकत बन जाता है। आज हम उसी शख्सियत को समझने की कोशिश करेंगे जिसके एक फैसले ने करोड़ों लोगों के मुस्तकबिल को एक नए और कहीं ज्यादा अनिश्चित रास्ते पर धकेल दिया। तो पहला और सबसे जरूरी सवाल है, कौन ये मिनांगांग? अगर सीधे शब्दों में कहें तो वो म्यांमार के सबसे ताकतवर मिलिट्री जनरल हैं, सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ और उस सैन्य सरकार के मुखिया जिसने 2021 में रातों रात देश की चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका। अब चलते हैं उस एक दिन पर, वो तारीख जिसने म्यांमार के आज और कल दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए जरा, 1 फरवरी 2021 की सुबह देश सोकर उठता है और पाता है कि स्टेट काउंसलर आंग सान सू की समेत बड़े बड़े नेता हिरासत में हैं। सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है और वजह बताई गई 2020 के चुनावों में हुई जबरदस्त धोखाधड़ी।
एक ऐसा दावा जिसे दुनिया भर में लगभग किसी ने नहीं माना। पर सच तो ये है कि ये सिर्फ एक तख्ता पलट नहीं था, ये उस लोकतंत्र की उम्मीद पर सीधा हमला था जिसे म्यांमार ने बड़ी मुश्किल से एक दशक की मेहनत के बाद खड़ा किया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि वर्दी के पीछे का ये इंसान है कौन? आखिर वो इस मुकाम तक पहुंचा कैसे, जहां से वो एक पूरे देश की तकदीर लिखने की ताकत रखता हो? इस तख्ता पलट को सही से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस शख्स और उस संस्था को समझना होगा जिसने उसे बनाया। और वो संस्था है तत्मडॉ। अब ये सिर्फ म्यांमार की आर्मी नहीं है, इसे ऐसे समझिए कि ये देश की सबसे ताकतवर पॉलिटिकल और मिलिट्री फोर्स है, दोनों एक ही में। तत्मडॉ खुद को राष्ट्रीय एकता का संरक्षक या गार्डियन ऑफ नेशनल यूनिटी मानती है, और इसी सोच के चलते उन्हें लगता है कि जब भी देश उनके हिसाब से नहीं चल रहा तो राजनीति में दखल देना उनका हक है, बल्कि फर्ज है। मिन आंग लाइन की पूरी जिंदगी समझिए इसी संस्था की चारदीवारी में गुजरी है। 1956 में पैदा हुए, डिफेंस सर्विसेज एकेडमी से निकले और फिर दशकों तक बिल्कुल चुपचाप लेकिन लगातार रैंक में ऊपर चढ़ते गए, कोई हो हल्ला नहीं। और फिर साल 2011 में वो अपने करियर की शिखर पर पहुंचे जब उन्हें सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ बनाया गया। उनकी लीडरशिप स्टाइल ना किसी करिश्माई नेता जैसी बिल्कुल नहीं है। वो भीड़ देखकर जोशीले भाषण नहीं देते, नहीं, उनकी ताकत आती है मिलिट्री डिसिप्लिन से और अपनी संस्था यानी तत्माडो के प्रति उनकी जबरदस्त वफादारी से। वो एक पक्के इंस्टीट्यूशनल मैन हैं। कमांडर इन चीफ बनने के बाद उनके नेतृत्व को अपनी पहली बड़ी और शायद सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती का सामना करना पड़ा, एक ऐसा संकट जिसने दुनिया भर में म्यांमार की छवि पर एक बहुत गहरा दाग लगा दिया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरी मानवीय त्रासदी का पैमाना है। 7 लाख से ज्यादा, सोचिए, 2016 और 2017 में उनकी कमान में हुए मिलिट्री ऑपरेशंस के कारण 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों को अपना घर, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़कर पड़ोसी देश बांग्लादेश में शरण लेनी पड़ी। पूरी दुनिया हैरान थी, स्तब्ध थी। यूएन के इन्वेस्टिगेटर्स ने तो इसे एथनिक क्लेंजिंग और यहाँ तक कि संभावित नरसंहार तक कह डाला। लेकिन मिन आंग लाइंग ने इन सारे आरोपों को हमेशा खारिज किया। उनका कहना था कि ये तो आतंकवाद के खिलाफ एक जरूरी कार्रवाई थी। नतीजा, उन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे और दुनिया की नज़र में उनकी साख बिल्कुल खत्म हो गई। देखिए, रोहिंग्या संकट ने दुनिया को मिन आंग लाइंग के नेतृत्व की एक झलक तो दे ही दी थी, लेकिन 2021 के तख्ता पलट के बाद जो हुआ, उसने तो पूरे देश को एक ऐसे अंधेरे में धकेल दिया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तख्ता पलट के बाद हुआ क्या? पहले तो पूरे देश में विरोध की एक चिंगारी भड़की जो जल्द ही एक आग बन गई। जब सुरक्षा बलों ने लोगों पर गोलियां चलाईं, तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन सशस्त्र विद्रोह में बदल गए। और आज म्यांमार एक भयानक गृह युद्ध में फंसा है। सेना एक तरफ और दूसरी तरफ लोकतंत्र समर्थक लड़ाके और अलग अलग जाति सशस्त्र समूह। देश कई मोर्चों पर खुद से ही लड़ रहा है। और इस बीच सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए जुंटा क्या कर रही है? कई इलाकों में मार्शल लॉ लगा हुआ है, मीडिया पर पूरी तरह से सेंसरशिप है, उसका गला घोट दिया गया है। देश की अर्थव्यवस्था के जो बड़े बड़े हिस्से हैं उन पर सेना का सीधा कंट्रोल है। और हाँ, चुनाव कराने का वादा, वो तो बस एक वादा ही है जिसे बार बार आगे बढ़ा दिया जाता है। और इस सब की कीमत बहुत भारी है। जैसा कि हम देख सकते हैं, म्यांमार की करेंसी की वैल्यू गिर चुकी है, विदेशी निवेश लगभग खत्म हो गया है और दुनिया में देश एक बार फिर अकेला पड़ गया है। और इसकी सबसे बड़ी कीमत देश के आम लोग चुका रहे हैं। तो इन सबको एक साथ रखकर देखें तो आखिर तस्वीर क्या बनती है? आइए अब उनके शासन को लेकर जो 2 अलग अलग पक्ष हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ ना हमें 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती हैं। एक तरफ उनके समर्थक हैं, वो कहते हैं कि सेना ही वो ताकत है जो देश को बिखरने से बचा सकती है और देश में स्थिरता बनाए रखने के लिए इस तरह की सख्ती जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ उनके आलोचक हैं, जिनका कहना है कि इस तख्ता पलट ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया, आम लोगों पर जुल्म किए गए और देश को बर्बादी की कगार पर लाके खड़ा कर दिया है। तो आखिर में मिन आंग लाइंग का नेतृत्व एक बहुत ही साफ विचार का प्रतीक है। ये विचार है लोकतंत्र और नागरिक शासन को पूरी तरह से नकारने का। और ये इस बात का ऐलान है कि देश की असली बागडोर सिर्फ और सिर्फ सेना के हाथों में ही होनी चाहिए।
और ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी लेकिन मुश्किल सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या कोई देश ताकत और डर के साए में सच में कभी एक हो सकता है? ये सवाल सिर्फ म्यांमार का नहीं है, ये हर उस समाज के लिए है जो लोकतंत्र और तानाशाही के बीच जूझ रहा है। और म्यांमार का भविष्य इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है।